हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। और आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेट 2। और इससे पहले हम हमारा सेशन शुरू करें, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है शुभम शर्मा। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट नाउ सिलेक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई हैव क्वालिफाइड वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिटन एग्जाम्स सच एज RPFSI, हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, FCAT, RRB, SSC and other exams also. I have also cracked all the stages of RRB ALP, which includes psycho test and A1 category medical and psycho test, which is also known as battery test. ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेशंस एंड BD एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शुभम शर्मा टेलीग्राम चैनल करके, तो आप वहाँ मुझसे जुड़े। तो चलिए हम हमारे सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीड टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। देखिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इसका मतलब क्या है? मतलब हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, हमें डेवलपमेंट तो करनी है, पर इस तरीके से करनी है कि हम हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। और ये किस 5-year प्लान में हमें इसे महत्व दिया गया? ये द 9th 5-year प्लान। तो देखिए, आपको ये भी याद रखने हैं 5-year प्लान्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का। आपको सभी 5-year प्लान्स की टर्म याद होनी चाहिए, और कुछ 5-year प्लान्स के आपको मॉडल्स भी ध्यान होने चाहिए कि किस मॉडल पर ये बेस्ड थे 5-year प्लान्स। तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, और इनके ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछे जाते हैं। और 9th 5-year प्लान की ड्यूरेशन क्या थी? ये थी 1997 to 2002। ये देखिए, इस पिक्चर में आपको दर्शाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सभी पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के। इस तरीके रिसोर्सेज हमें ज़्यादा यूज करने होंगे। Which of the following most closely approximates our definition of oligopoly? Oligopoly का मतलब क्या है? Oligopoly दो वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से बना है, ओलिगी और पोलियंस। और ओलिगी का मतलब क्या है? फ्यू, एंड पोलियन का मतलब है सेलर्स, मतलब फ्यू सेलर्स होंगे। मोनोपोली जैसे आपने सुना होगा, एक ही सेलर है। ड्यूओपोली दो ही हैं। ओलिगोपोली दो से ज़्यादा है, पर इतने भी नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेलर्स हो गए आपके। तो आपका ओलिगोपोली वो चीज़ है। और इन एग्जांपल्स में आपका ओलिगोपोली का परफेक्ट एग्जांपल होगा सिगरेट इंडस्ट्री। और ओलिगोपोली के अदर एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे पेट्रोल कंपनीज और ऑटोमोबाइल कंपनीज। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। Which of the following is not an objective of the monetary policy of the RBI? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन गवर्न करता है हमारे यहाँ? सब कुछ ये करता है RBI। और इसका ये किस लिए करता है? देखिए, बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेफिनेटली डायरेक्ट क्रेडिट इन डिजायरेबल डायरेक्शन, जी हाँ। कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जी हाँ, इसके लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी वो रेगुलेट करता है। एंश्योर सोशल जस्टिस, जी नहीं, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर है ये ऑब्जेक्टिव, एंश्योर सोशल जस्टिस हमारा RBI का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। RBI मॉनेटरी पॉलिसीज क्यों रेगुलेट करता है? ताकि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। मर्चेंट बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स फाइनेंसेस टू। देखिए, मर्चेंट बैंकिंग क्या है? मर्चेंट बैंक्स क्या है? देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं MNCs, इनके स्पेशली बड़ी बड़ी कंपनीज और MNCs के साथ डील करने में, इनको फाइनेंस करने में और अंडरराइटिंग्स के लिए। तो ये इसका काम होता है। तो इसका हमारा आंसर होगा इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज। इसके लिए ये यूज होते हैं। द टर्म इंटरनेशनल, आप इसे ध्यान रखेंगे मर्चेंट बैंकिंग को। ये मैं आपको बता चुका हूँ। द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट इज नोन एज। देखिए, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे है मिनिमम रिजर्व रेशो। मिनिमम रिजर्व रेशो क्या है? मिनिमम रिजर्व रेशो एक सिस्टम है जो 1957 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था। इसके अकॉर्डिंग हमें 200 करोड़ रुपए के एसेट्स हमें एज ए रिजर्व रखने होंगे इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस। हमारे पास इतना रिजर्व तो होना ही चाहिए। तो इस 200 करोड़ के अंदर 115 करोड़ जो होगा वो हमारा गोल्ड और गोल्ड बुलियन के रूप में होगा, या फिर प्रीशियस मेटल्स के रूप में होगा। गोल्ड बुलियन से आप कंफ्यूज रहो, गोल्ड बुलियन होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, एक तरीके से गोल्ड बोलेंगे हम इसे ऐसे।
ऑर्नामेंट्स नहीं होते हैं गोल्ड्स के। ये जैसे हमने आपकी गोल्ड ब्रिक वगैरह देखी होंगी, 99.5% ये प्योर होता है, और 85 करोड़ ऑफ फॉरेन करेंसीज हम एज ए रिजर्व हम रखते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स दैट दे शुड गिव सम कैश अमाउंट व्हाइल परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। व्हाट वुड यू कॉल दिस? देखिए बिल्कुल ये ऑब्लिगेटरी किया है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ कैश देना होगा अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स परचेज कर रहे हो। तो देखिए अगर आप परचेज कर, इसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो यही जान लीजिए, इसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है? देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में ही जाइए। मान लीजिए ये कैश अमाउंट था, अगर हम सिर्फ कैश अमाउंट दे रहे हैं आरबीआई को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो होता है कैश रिजर्व रेशो। ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं, आगे हम पढ़ेंगे सभी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस में आएंगे, हम वहीं डिस्कस करेंगे इनको। और लेकिन यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड के रूप में ले रहा है, और तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है कि कुछ परसेंटेज ऑफ इट्स एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये आपको रखना होता है एज ए रिजर्व अपने पास विद इट सेल्फ, यानी इसे रखना होगा। और जो एनडीटीएल है वो क्या होगा कि ये लाइबिलिटी एक तरीके से कहेंगे, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। किसी भी बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इसके कंज्यूमर से आ रहा है, इसके कस्टमर से आ रहा है, या तो वो फिक्स डिपॉजिट के जरिए जमा करा रहे हैं, या रिकरिंग डिपॉजिट्स के जरिए जमा हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि उनके करंट अकाउंट से हो रहा है या सेविंग्स अकाउंट से हो रहा है। तो देखिए वो होता है लायबिलिटी, यानी हमारा पैसा, तो ये वापस तो बैंक को करना है ही ना, तो इसे ही हम एनडीटीएल में काउंट करते हैं। इन सभी चीज़ों का आप ये भी ध्यान रखेंगे। The receipts of which of the following taxes duties are not shared with the states? देखिए जो टैक्स होता है हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर, इनकम टैक्स, वो हमारा सेंटर कलेक्ट नहीं करता है। बाकी सभी टाइप के इनकम टैक्सेस हमारा सेंटर ही लगाएगा और सेंटर ही कलेक्ट करेगा, और बाद में इनको डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और स्टेट में विद इन ए फिक्स्ड रेशो 65-35 इस तरीके का कुछ होता है, मुझे नहीं पता है खैर, पर एक आप ये जान लीजिए एक डिफाइंड रेशो होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इनकम टैक्स के इनकम जो एग्रीकल्चर के थ्रू है उसके ऊपर आप इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं लगाएगी। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज, देखो यार परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और जो बायर्स हैं वो वेल अवेयर हैं अबाउट प्रोडक्ट कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में सभी नॉलेज उसको ऑलरेडी है। ना तो सेलर्स और ना ही बायर्स ये तय कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, ये भी आप जान लीजिए। और ये होमोजीनस प्रोडक्ट्स ही होते हैं, एक तरीके से आइडेंटिकल गुड्स ही होते हैं। तो ये एसेंशियल कंडीशन एक तरीके से क्या हुई, और इनकी प्राइस जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तो एक तरह की वन प्राइस टाइप ही होती है। और देखिए आपके एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चर मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज। देखिए एग्रीकल्चर मार्केट में एक ही टाइप के होमोजीनस प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, वीट है तो वीट के बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज में भी लिमिटेड करेंसीज हैं, 150-200 या जितनी भी हैं, उन्हीं में ही ट्रेड होगा, उन्हीं में ही एक्सचेंज होगा, और उन्हीं के ही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। और इसके अंदर जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्राइस टेकर्स, क्योंकि वो डिसाइड तो कर ही नहीं सकती हैं। Under the minimum reserve system, the Reserve Bank of India, as a sole authority of note issue, is required to maintain assets worth not less than, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 200 करोड़ रुपये हमें रिजर्व रखना होता है। Which amidst the following taxes collected by the union is not mandated to be assigned to the states? देखिए सर्विस टैक्स होता है वो, सर्विस टैक्स ऐसा टैक्स है जो जरूरी नहीं है कि यूनियन उसे कलेक्ट करेगी और उसको स्टेट्स को असाइन करेगी। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया वाज टू एंश्योर, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी देखिए हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी। ये एक किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए, सेटअप करने के लिए, इसको शुरू करने के लिए कई तरीके के लाइसेंस चाहिए होते हैं।
कई बार तो ये 70 80 या मोर देन 80 तरीके के भी अलग अलग लाइसेंस इन्हें चाहिए होते हैं। तो ये सब किस लिए यूज़ किया गया, ताकि कोई भी फ्रॉडुलेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ना हो सके। कोई भी फ्रॉड फर्म आई और उसने गवर्नमेंट को भी टैक्सेस के रूप में एक तरीके से फ्रॉड किया, उसके साथ भी फ्रॉड किया, तो ये हमारी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बेहतर नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये मेन ये था कि हम एक बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेकर चल सके इन सभी लाइसेंसिंग पॉलिसी के जरिए। करेंसी नोट्स ऑफ ₹2 डिनोमिनेशन एंड अबव आर लाइबिलिटीज ऑफ, देखिए ये लाइबिलिटीज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इससे नीचे ₹1 का नोट होता है, वो कौन उसकी किसकी लाइबिलिटी, वो है भारत सरकार। वहाँ देखिए, यहाँ आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिख रहा है, वहाँ आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार यहाँ लिखेगा। तो आप ये देख लें। द टाइप ऑफ नोट सिस्टम इश्यूड फॉलोड इन इंडिया इज, मैं बता चुका हूँ, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन आपने जनरल टर्म में सुना होगा, महंगाई की, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। पर इन्फ्लेशन का एक और ये भी सच है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपकी मनी सप्लाई भी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर बढ़ रही है। तो ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लेशन। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, 14th का हमारा आंसर होगा इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो ये भी हमारी बढ़ती जा रही है। और देखिए, मान लीजिए इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो गया और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं आ गई, तो ये भी किस तरीके से होती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है मनी सप्लाई की, तो ही होती है। और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, अगेन मॉनेटरी पॉलिसी आपको बता चुका हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करता है और इन्हें एक इकोनॉमिक बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करता है मार्केट के अंदर। Which from the following is not true when the interest rate in the economy goes up? सेविंग्स इंक्रीज होंगी डेफिनेटली, लेंडिंग हमारी डिक्रीज होगी। इंटरेस्ट रेट अगर हाई जा चुका है तो कोई भी बोरो नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अगर कोई भी व्यापारी, कोई भी मर्चेंट बोरो कर रहा है, कैपिटल वो ले रहा है, तो उसे हाई इंटरेस्ट रेट पर मिल रही है, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑटोमेटिकली हमारी बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीजेज, देखिए एक सच ये भी है, मान लीजिए इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया है तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी कम होगी देश की, तो हमारी नेशनल इनकम वो है वो भी घटेगी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीजेज ये जरूरी नहीं है, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पहला पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन वो था हमारा दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल और झारखंड, दामोदर रिवर पर है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। और ये थर्मल पावर प्लांट और हाइडल प्लांट ऑपरेट करता है। इस तरीके का इसका सिंबल है और ये उसी की एक फोटो है, आप देख सकते हैं। Which one of the following is not considered as an infrastructure investment? Investment in a, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनमें से किसको नहीं कंसिडर किया जा सकता? पावर प्रोजेक्ट है, जी हाँ, एक फिजिकल कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन है पावर प्रोजेक्ट, और रेलवे प्रोजेक्ट भी है, टेलीकम्युनिकेशन भी है। और फिजिकल के साथ साथ देखिए, फिजिकल के साथ साथ ये सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है। ये एक इकोनॉमी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए की गई ये कंस्ट्रक्शंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारा इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये एक कैपिटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। ये आपको बता चुका हूँ, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो सोसाइटी या सर्विसेज और फैसिलिटीज के लिए यूज हो उन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज ए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा ऑब्वियसली, वही इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट बनाकर रखता है। When did the rupee become a freely convertible currency on current account in India? 1994 में ये हुआ था। फ्रीली कन्वर्टेबल का मतलब था हमारी करेंसी को कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी विदेशी मुद्रा के अंदर, जैसे कि $1 अभी 74 75 इस तरीके से रुपीस में हम देखते हैं कि आज इतना रेट हो गया, आज इतना होगा, और £1 इतने रुपये के बराबर है और जैपनीज येन इतने के बराबर है, तो उसे ही फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी कहा गया है। तो बस आप ये जान लीजिए 1994 में हुआ था ये।
द गवर्नमेंट रिजोर्ट्स टू डिवेल्युएशन ऑफ इट्स करेंसी इन ऑर्डर टू प्रमोट। डिवेल्युएशन क्या है? डिवेल्युएशन का मतलब है हमने हमारी करेंसी को चीप कर दिया, यानी सस्ता कर दिया। तो उससे क्या हुआ? फॉरेनर करेंसीज की कंपेयर में हमारी करेंसी सस्ती हो चुकी है, तो फॉरेनर्स के लिए इजी हो गया है हमारा जो भी प्रोडक्ट है हमारी कंट्री का, वो उसको खरीदेंगे। तो इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वो लेस एक्सपेंसिव एक तरीके से उसको खरीदेंगे। और जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके लिए फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे हो चुके हैं, तो हम इंपोर्ट से डरेंगे, हम वो नहीं लेंगे क्योंकि वो महंगी हो गई हैं चीज़ें। तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अचीव किया जाता है इसके ज़रिए, और यही डिवैल्यूएशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम क्या प्रमोट करते हैं? एक्सपोर्ट। और क्या डिस्करेज करते हैं या डिमोट करते हैं? वो है इंपोर्ट। तो आज के लिए बस यही क्वेश्चंस थे, और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल और हमारे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है इससे आप जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आप नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी वीडियोस की। बस आप फिलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल।